परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण खंड भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी। इसमें आज की वीडियो में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उसमें देखिए भारत का संवैधानिक विकास, संविधान के स्रोत, संविधान की प्रस्तावना, अनुसूची, भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य और संघीय कार्यपालिका हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी का भाग 1। सबसे पहले भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देखते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का निर्माण क्रमिक विकास का परिणाम है और ब्रिटिश शासन ने साम्राज्य विस्तार की आकांक्षाओं से भारत का आधुनिकीकरण किया और पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार किया। इस क्रम में भारतीयों ने विकास और स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश सरकार से विभिन्न राजनीतिक सुधारों की मांग की और इन मांगों के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए गए। ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित विभिन्न अधिनियमों ने भारतीय संविधान के आधार का कार्य किया। आइए देखते हैं दोस्तों भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के बारे में। देखिए दोस्तों, वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया और संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा हुआ था। विधानसभा के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। तो याद रखिएगा, संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया गया था और विधानसभा के जो सदस्य थे उनके द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। दोस्तों, लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट संविधान सभा में आवंटित की गई थी और याद रखिएगा, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी और इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसमें सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और एच.सी. मुखर्जी, दोस्तों एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष और बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो ये 15 थी दोस्तों, संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या। देखिए 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसको कि 22 जनवरी, तिथि याद रखिएगा, 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। आइए देखते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष के बारे में। देखिए दोस्तों, संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे और बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी, इसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों संबंधी समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति थे उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान निर्माण का कार्य जो बहुत हद तक इन्हीं समितियों के माध्यम से जो है संचालित किया गया था। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान जो पारित किया गया था उसमें कुल 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में गणना की दृष्टि से भारतीय संविधान में लगभग 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन 465 अनुच्छेद आप इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये संख्या जो है विश्वसनीय नहीं है और ए बी करके जो पार्ट्स हैं
उनको इसमें जोड़ा गया है। जैसे कोई अनुच्छेद ए, पार्ट ए अनुच्छेद, जैसे मान लीजिए कोई अनुच्छेद है, उसका ए बी सी करके जो पार्ट जोड़े गए हैं, उनके आधार पे अगर जो हम देखें तो तार्किक रूप से संविधान में आज भी 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। दोस्तों, संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और देखिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और संविधान के लागू होने की तिथि को गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था और संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तथा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण रही दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, याद रखिएगा। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण में किन किन स्रोतों का उपयोग किया गया, उन स्रोतों के बारे में, यानी भारतीय संविधान के स्रोत कौन से हैं। दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान का भारतीय संविधान पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है और यहाँ से हमने संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि के शासन का प्रावधान ग्रहण किया है। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाया जाना, ये सभी प्रावधान भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। इसके अलावा कनाडा के संविधान से जो हमारी संघात्मक व्यवस्था है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये कनाडा के संविधान से गृहीत किए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से आप जानते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट यानी नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, ये सभी आयरलैंड के संविधान से हैं। इसके अलावा आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का स्थगन, ये जर्मनी के संविधान से, और मूल कर्तव्य का प्रावधान सोवियत संघ के संविधान से, और दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी जो प्रावधान है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो विचार है ये जापान के संविधान से लिया गया है। आइए देखते हैं दोस्तों संविधान के महत्वपूर्ण भाग, और ये रिवाइज करने का हमारा जो है मतलब ये है कि इससे आप आसानी से संविधान के सभी भाग और उसमें निहित विषयों को समझ सकेंगे। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं और ये व्यवस्था अनुच्छेद 1 से 4 तक की गई है। भाग 2 में नागरिकता यानी सिटीजनशिप संबंधी प्रावधान है, अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 के अंतर्गत है। भाग 3 आप जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4 क में मूल कर्तव्य हैं जिनको अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत रखा गया है। भाग 5 में दोस्तों संघ सरकार से संबंधित उपबंध हैं, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक। भाग 6 राज्यों से संबंधित उपबंध हैं, 152 से अनुच्छेद 237 तक। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र संबंधी प्रावधान है, अनुच्छेद 239 से 242 तक। और भाग 9 में दोस्तों देखिए पंचायतों का प्रावधान है, अनुच्छेद 243 से 243 अड़ तक। इसके अलावा भाग 9 क में नगर पालिकाओं का प्रावधान है, 243 त से 243 य छ तक। और भाग 9 ख में अभी सहकारी समितियों का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 243 जेड एच से 243 जेड टी तक। और देखिए यहाँ पर भाग 11 जो है संघ और राज्यों के बीच संबंधों का प्रावधान है, अनुच्छेद 245 से 263 तक। भाग 15 में दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है,
इसमें क्या है, निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए हैं और अनुच्छेद 324 से 329 का तक। भाग 17 में राजभाषा संबंधी प्रावधान है, अनुच्छेद 343 से 351 तक। अनुच्छेद 18 इसमें जो है दोस्तों, भाग 18 संविधान का ये इमरजेंसी प्रोविजंस यानी आपात उपबंध है, अनुच्छेद 352 से 360 तक। और भाग 20 में संविधान के संशोधन का प्रावधान है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में वर्णित है। आइए संविधान की प्रमुख अनुसूचियां और उनके विषयों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पहली अनुसूची में संघ और उनके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति और अन्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित प्रावधान है। तीसरी अनुसूची शपथ यानी प्रतिज्ञान के प्रारूप का वर्णन है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का प्रावधान है और पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। इसी प्रकार भारतीय संविधान की छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, याद रखिएगा ये 4 राज्य हैं। अमेत्रिमी या अमेमित्री, तो देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध है। 7वीं अनुसूची में आप जानते हैं कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन का प्रावधान किया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का प्रावधान है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण दिया गया है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर दोस्तों देखिए अयोग्यता का वर्णन है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित प्रावधान है और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंधों का वर्णन है। इसके बाद आइए देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। देखिए दोस्तों, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना थी। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है और अब तक प्रस्तावना में मात्र एक बार, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधन किया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। आइए भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जानते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक भारतीय संघ और इसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। भारत को यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का संघ घोषित किया गया है और वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम इंडिया दैट इज भारत तथा राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। और दोस्तों, भारत संघ के राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित किया गया था। इसके अध्यक्ष फजल अली थे। दोस्तों, श्री रामुलु की मृत्यु के बाद 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत संघ में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी और भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं और केंद्रीय गृह मंत्री, जो कि होम मिनिस्टर होते हैं, इन क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। 5 क्षेत्रीय परिषदें जो हैं उनके बारे में जानते हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद दोस्तों, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इनमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ तथा जम्मू कश्मीर शामिल हैं। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में है और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी शामिल है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत दोस्तों बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड हैं, जिसका मुख्यालय
कोलकाता में है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में है और महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन दीव और दादरा तथा नगर हवेली इसमें शामिल हैं। मध्यवर्ती क्षेत्र परिषद जो है इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद के जो है संबंधित राज्य हैं। देखिए दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड का इनको क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं किया गया है और इनकी समस्याओं को पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत गठित पूर्वोत्तर परिषद द्वारा हल किया जाता है। आइए दोस्तों देख लेते हैं भारत में नए राज्यों का गठन और उनका गठन वर्ष। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को की गई। गुजरात और महाराष्ट्र 1 मई 1960 को। नागालैंड 1 दिसंबर 1963। हरियाणा 1 नवंबर 1966। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ये 21 जनवरी 1972। सिक्किम 16 मई 1975 को भारत का पूर्ण राज्य बना। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। गोवा 30 मई 1987। इसके अलावा छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000। झारखंड 15 नवंबर 2000 और तेलंगाना 2 जून 2014। ये जो है नए राज्यों के गठन का वर्ष रहा। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और 6 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश के तहत अनुच्छेद 370 के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया है, जो 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। दोस्तों, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 2 जिले जो हैं कारगिल तथा लेह जिला शामिल है और शेष क्षेत्र जम्मू कश्मीर में शामिल है। 26 जनवरी 2020 से 2 केंद्र शासित प्रदेशों दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का विलय कर इसे 1 केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव बना दिया गया है और इसकी राजधानी दमन है। तो कुल मिलाकर भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों नागरिकता यानी सिटीजनशिप संबंधी प्रावधान। तो आप जानते हैं भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है और भारतीय संविधान नागरिकों को एकहरी नागरिकता यानी एकल नागरिकता प्रदान करता है। मौलिक अधिकारों के बारे में जानते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकारों का अध्याय भारतीय संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इनको भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूल रूप से देखा जाए तो संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे और इसमें एक संपत्ति का मौलिक अधिकार था जिसको 74वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा दोस्तों समाप्त कर दिया गया है और वर्तमान में संविधान के तहत नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं जो इस प्रकार हैं। तो जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में आइए जान लेते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकारों से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार और समानता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में है। दोस्तों, अनुच्छेद 14 जो है वो विधि के समक्ष समानता की बात करता है, जिसमें ये कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का निषेध करता है और इसके अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात कही गई है और राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अनुच्छेद 17 में वर्णित है कि अस्पृश्यता का अंत जो है वो किसी रूप में अस्पृश्यता का आचरण करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है।
अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है और इसमें यह कहा गया है कि सेना अथवा विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई भी उपाधि राज्य द्वारा नहीं प्रदान की जाएगी और भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य द्वारा प्रदान की गई उपाधि भारतीय राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही स्वीकार करेगा। दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक में है। अनुच्छेद 19 दोस्तों वाक स्वातंत्र्य और कुछ अधिकारों का संरक्षण इसमें किया गया है और अनुच्छेद 19(1) के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 19(1) क में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है और अनुच्छेद 19(1) ख शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19(1) ग संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 19(1) घ में भारत के राज्य क्षेत्र में बिना बाधा के घूमने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1) अंग भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता देता है और अनुच्छेद 19(1) 6 जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय उपजीविका व्यापार करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 20 दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण देता है और इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। पहला तो ये किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी तभी माना जाएगा जब वह किसी प्रवृत्त विधि या उस समय लागू कानून का अतिक्रमण करेगा। दूसरी बात यह कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा और तीसरा ये कि किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 दोस्तों प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है और किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। इसी में एक अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया है जो कि शिक्षा का अधिकार है और राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, ये वर्णन किया गया है। तो आपको बताना है, आपके लिए एक प्रश्न है कि संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा जो है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकार में एक अनुच्छेद 22 है जिसके द्वारा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किया गया है और किसी गिरफ्तार व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त है कि उसे गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाएगा। उसे 24 घंटे के अंदर यात्रा के समय को छोड़कर निकटतम दंडाधिकारी यानी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और उसे अपने विधि व्यवसायी या वकील से परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार होगा। इसके अलावा दोस्तों जो तीसरे प्रकार का अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 23 से 24 तक है। अनुच्छेद 23 के अधीन मानव दुर्व्यवहार और बलाश्रम को प्रतिबंधित किया गया है और अनुच्छेद 24 में कारखानों खानों अथवा जोखिम वाले कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। इसके अलावा दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता प्राप्त है। इसी तरह अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। दोस्तों संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये 5वां अधिकार है और इसमें अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हैं। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण और सुरक्षा का प्रावधान करता है, जबकि अनुच्छेद 30 जो है ये शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान किया गया है। 6वां अधिकार दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है, इसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है और ये जो अधिकार हैं ये मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को कितने तरह के 5 तरह के रिट यानी निर्देश या आदेश जारी करने की शक्ति है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको हैबियस कॉर्पस कहते हैं। दूसरा परमादेश है जिसको मैंडेमस कहते हैं।
तीसरा प्रतिषेध है जिसको प्रोहिबिशन, और चौथा उत्प्रेषण है जिसको कर्टियोररी कहा जाता है, और पांचवा अधिकार परीक्षा जिसको क्यो वारंटो कहा जाता है। तो ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत 5 प्रकार की रीटें जारी करने की सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान की गई है। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जो है निलंबित किए जाते हैं। तो मौलिक अधिकार जो निलंबित किए जाते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान वो अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 के मौलिक अधिकारों को छोड़कर अन्य सभी जो मौलिक अधिकार हैं उनको निलंबित किया जा सकता है। अब आइए देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। और भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। इन्हें लागू करना राज्य की सुविधा पर निर्भर करता है, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, यानी इनको वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। तो इसी आधार पर दोस्तों मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर भी किया जाता है कि मौलिक अधिकारों को वैधानिक शक्ति प्राप्त है। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो उनको प्रवृत्त कराने के लिए न्यायालय की शरण में जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य या न्याय योग्य नहीं है। आइए कुछ महत्वपूर्ण नीति निर्देशक तत्वों को जान लेते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 38 में ये व्यवस्था है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 क के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था है। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 41 के तहत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार का प्रावधान है। दोस्तों, अनुच्छेद 42 के तहत काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं और प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 43 के तहत जो कर्मकार हैं या कामगार हैं उनके निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 43 क में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना वर्णित है। इसी प्रकार जो अगला नीति निर्देशक तत्व है वो है अनुच्छेद 44 और इसके तहत आप जानते हैं नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता या आचार संहिता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 45 के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया है। और अनुच्छेद 46 के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा संबंधी हितों की अभिवृद्धि का वर्णन है। अनुच्छेद 47 के तहत पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक व्यवस्था में सुधार करने के राज्य के कर्तव्यों का उल्लेख है। और अनुच्छेद 48 के तहत कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 48 क में पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान है। और अनुच्छेद 49 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण का प्रावधान है। एक महत्वपूर्ण बात यह कि अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है। और अनुच्छेद 51 जो है 51 ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संबंधी प्रावधान इसमें वर्णित है। नीति निर्देशक तत्वों के बाद आइए मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जानते हैं। दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में वर्णित किया गया है। और आप जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। और मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में शामिल किया गया और ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित हैं। आइए मौलिक कर्तव्यों की सूची देख लेते हैं।
दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों में अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि पहला ये है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। चौथा है कि देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। छठा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व करे और उसका परिरक्षण करे। सातवां है कि प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। आठवां है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करे। नौवां है संवैधानिक या सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। दोस्तों, दसवां मूल कर्तव्य ये है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का प्रयास करे और जिससे राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ते हुए जो है ये प्रयत्न करे और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। 11वां मूल कर्तव्य, यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे। दोस्तों देखिए, इस समय वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। संविधान में मूल रूप में 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, जिसमें माता पिता या गार्जियन को 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करने की बात कही गई है। अब आइए दोस्तों संघीय कार्यपालिका पर आते हैं। संघीय कार्यपालिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है और संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल आदि शामिल होते हैं। और भारत में दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है और यहाँ पर राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में निहित होती है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। आइए सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। दोस्तों हमारे संविधान में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये अनुच्छेद 52 में वर्णित है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। राष्ट्रपति पद के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं हमारे संविधान में और अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं का विवरण है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और चुनाव के समय कोई लाभ का पद न धारण करता हो। निर्वाचन के बारे में जानते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 54 के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है और इस निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों में जो है संघ राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल, संक्रमणीय और गुप्त मत द्वारा होता है। राष्ट्रपति की पदावधि कितनी है? तो अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष है। हालांकि कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी अपने उत्तराधिकारी के आने तक वह अपने पद पर बना रहता है। दोस्तों राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है और शपथ में यह है कि अनुच्छेद 60 या अनुच्छेद 60 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है।
वेतन तो वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है। और महाभियोग दोस्तों देख सकते हैं आप, अनुच्छेद 61(1) के तहत राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो एक ही कारण है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का, वो है अनुच्छेद 61। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले पहले राष्ट्रपति थे। दोस्तों आइए भारत के राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962। दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1962 से 13 मई 1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969। वीबी गिरी 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974। फखरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977। नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982। ज्ञानी जैल सिंह दोस्तों ये 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987। आर वेंकट रमण 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये 9वें राष्ट्रपति रहे 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997। और के आर नारायणन दोस्तों ये 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। उसके बाद मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012। प्रणब मुखर्जी ये 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक। और रामनाथ कोविंद वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से अब तक कंटिन्यू कर रहा है। वीवी गिरी दोस्तों वाराह वेंकट गिरी निर्वाचन के समय 2 बार मतगणना हुई थी। और नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। आइए दोस्तों राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों के बारे में जानते हैं। पहली तो विधायी शक्तियां हैं। राष्ट्रपति को कुछ विधायी शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे संसद का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने और लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार। प्रत्येक नए चुनाव के बाद प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार। और संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार। और इसके अलावा संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन पर ही कानून बनता है। और राष्ट्रपति कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा में विशेष अनुभव और ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को जो है 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है अनुच्छेद 80 के तहत। तो ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। ये अध्यादेश संसद के सत्र के पुनः शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित होना जरूरी है। संसद के अनुमोदन के बाद अध्यादेश 6 माह तक प्रभावी रहता है। इसके अलावा राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति दोस्तों ये अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, दंड को कम करने, दंड के परिहार और विराम का न्यायिक अधिकार है। राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों देखिए क्षमादान याचिका रद्द करने पर वही याचिका दूसरी बार दाखिल नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण इमरजेंसी पावर्स या आपातकालीन शक्तियां हैं। इसमें 3 प्रकार के आपात घोषित करने के अधिकार निहित हैं, आप जानते भी हैं। पहला है राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। दूसरा राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में। और तीसरा है अनुच्छेद 360 वित्तीय अस्थायित्व प्रत्यक्ष जो है क्रेडिट के संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल, ये अनुच्छेद 360 में वर्णित है। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अक्टूबर 1962 में भारत चीन युद्ध के समय हुआ था। और द्वितीय राष्ट्रीय आपात की घोषणा दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय हुआ था। और तीसरा आपातकाल जो राष्ट्रीय आपातकाल जून 1975 में घोषित किया गया था। इसके अलावा दोस्तों विधायी और जो है आपातकालीन शक्तियों के अलावा परामर्श की शक्ति भी है।
अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये राष्ट्रपति के संबंध में प्रावधान थे। अब आइए वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के बारे में जो प्रावधान हैं उनको जानते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुना जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे 1952 से 1962 तक। पहला समयकाल कार्यकाल 1952 से 1957 और दूसरा 1957 से 1962 था। दूसरे उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967, वीवी गिरी 1967 से 1969, गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974, बी.डी. जत्ती 1974 से 1979, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह 1979 से 1984, आर वेंकट रमण 1984 से 1987। इसके अलावा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992, के आर नारायणन 1992 से 1997, कृष्णकांत 1997 से 2002, भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007, हामिद अंसारी 2007 से 2017 दो कार्यकाल के लिए, पहला कार्यकाल 2007 से 2012 और दूसरा 2012 से 2017, और वर्तमान में वेंकैया नायडू 11 अगस्त 2017 से अब तक भारत के उपराष्ट्रपति हैं। दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं ये हैं कि उसे भारत का नागरिक और 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए और वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर न हो। दोस्तों, देखिए, उपराष्ट्रपति की पदावधि जो है वो यहाँ पर होती है। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति की पदावधि सामान्यतः 5 वर्ष होती है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद आइए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में इनकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं और देखिए, संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 75(3) में सामूहिक उत्तरदायित्व, जिसके अनुसार मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, इसकी व्यवस्था की गई है। दोस्तों, आइए भारत के प्रधानमंत्रियों का क्रम और कार्यकाल देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक। गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक और गुलजारी लाल नंदा पुनः एक बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुने गए 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक। इंदिरा गांधी दोस्तों 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक प्रधानमंत्री रहीं। मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक और पुनः इंदिरा गांधी 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक। चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक।
पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक और अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक। एच.डी. देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक और आई.के. गुजराल यानी इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से दोस्तों ये 2004 22 मई 2004 तक। उसके बाद कांग्रेसी प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से 2 कार्यकाल के लिए 26 मई 2014 तक रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से अब तक प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में और राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे और अब तक 6 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वो हैं मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, भारतीय राज व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग